अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लास कैलोरीमीटर के बारे में। और ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। और उस चैप्टर का नेम है थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है। और उसका एक टॉपिक है ग्लास कैलोरीमीटर। हम ग्लास कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ग्लास कैलोरीमीटर में ग्लास कैलोरीमीटर का पर्पस देखेंगे कि किस पर्पस के लिए यूज होता है। हम देखेंगे कि ग्लास कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी हम वर्किंग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे कि जो इसका पर्पस है उस पर्पस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उस पर्पस तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे कि ग्लास कैलोरीमीटर का पर्पस क्या है। तो ग्लास कैलोरीमीटर का जो पर्पस है वो है इट इज यूज्ड टू डिटरमिन दी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन और हीट ऑफ अ रिएक्शन। ये यूज किया जाता है टू डिटरमिन द हीट ऑफ अ रिएक्शन। हीट ऑफ अ रिएक्शन को हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से। मोस्टली जो ग्लास कैलोरीमीटर है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए यूज होता है। किसकी एंथैल्पी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसके इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और वैसे हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कह सकते हैं इसको? जनरली हम ये कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू मेजर दी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन और हीट ऑफ अ रिएक्शन। अब हीट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती है। वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है। हीट ऑफ अ रिएक्शन कितने वेज में हो सकती है? इट मे बी एक्सोथर्मिक हीट ऑफ अ रिएक्शन और एंडोथर्मिक हीट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक हीट ऑफ अ रिएक्शन जो है ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से, हीट इवॉल्व्ड। Those reactions in which heat is evolved by the system to the surrounding is called as exothermic reaction and it is represented by negative sign, ठीक है। और जो एंडोथर्मिक होती है it is heat absorbed by the system, it is heat absorbed by the system। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं अगर हम ग्राफिकली देखें यहाँ पे इनका एनर्जी का ऑर्डर है। तो अगर हम देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हीट कैसे होगी, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हाई एनर्जी पे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो एनर्जी पे होते हैं। वजह क्या होती है कि रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पे होंगे और वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, फिर एनर्जी लूज कर देते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अंडरस्टैंड। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं अगर हम इसमें एनर्जी का ग्राफ देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में, तो इसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है। वजह क्या होती है? इसमें यह है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसका मतलब है कि पहले सिस्टम की एनर्जी लो है। क्या है? सिस्टम की एनर्जी पहले लो है, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो लो एनर्जी पे है। फिर ये सिस्टम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यानी जो प्रोडक्ट्स होंगे फिर वो हाई एनर्जी पे होंगे क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो गई है। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि रिएक्टेंट्स की हीट ज्यादा होगी और जब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो प्रोडक्ट्स की हीट कम होती जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये होता है एक्सोथर्मिक हीट ऑफ अ रिएक्शन और एंडोथर्मिक हीट ऑफ अ रिएक्शन। इसको मेजर करने के लिए हम लोग ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं कि किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है या हीट इवॉल्व हुई है, उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर को, ठीक है। आगे समझ। अब अगर हम लोग रिएक्टेंट्स की हीट को रिप्रेजेंट करें H1 से, किससे रिप्रेजेंट करें? H1 से। और प्रोडक्ट्स की हीट को रिप्रेजेंट करें H2 से। यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स की हीट H2 और रिएक्टेंट्स की हीट होगी H1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में H1 जो है वो ग्रेटर होती है H2 से, ठीक है। यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी हीट ज्यादा होती है प्रोडक्ट्स की हीट से। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट्स की हीट ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की हीट कम होती है। तो ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है आपको कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है, H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 इज लेस देन H2, H1 इज इक्वल टू H2, H1 इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू H2, ठीक है। तो एमसीक्यू में फिर आपने किसको टिक करना है? H1 इज ग्रेटर देन H2, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का पूछा जाए तो उसमें H2 इज ग्रेटर देन
H1। अंडरस्टैंड? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो H2 है ये प्रोडक्ट्स की हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो H1 है वो रिएक्टेंट्स की हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने ग्लास कैलोरीमीटर का पर्पस देख लिया है कि किस क्या पर्पस है ग्लास कैलोरीमीटर का। ग्लास कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन दी इट इज यूज्ड टू डिटरमिन दी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। किसके लिए इस्तेमाल होता है? एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एंथैल्पी क्या है? तो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अब हीट कंटेंट क्या होता है? हीट क्या होती है? हीट जो है ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस पे, और हीट जो है इट इज द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कम जितने भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, उन सब की अगर हम काइनेटिक एनर्जीज का सम लें तो उसे हम लोग कहते हैं हीट। और अगर हम तमाम काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज लें तो उस एवरेज को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, और जो सम ऑफ जो है समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज जो है उसे हम लोग कहते हैं हीट। तो जो पर्पस है ग्लास कैलोरीमीटर का वो क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द enthalpy of a reaction. And what is enthalpy? Enthalpy is the total heat content of a system. What is heat? Heat is the sum of kinetic energies of the particles. ठीक है, अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएट करें तो जो टेम्परेचर है वो बराबर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। तमाम मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की अगर हम काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज लें तो ये है टेम्परेचर। और हीट क्या होती है? हीट जो है ये है समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या है आपके पास? समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के जितने भी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जीज हैं अगर हम सम कर लें तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये हीट है। और जो हीट है ये एक स्टेट फंक्शन भी नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, जबकि जो टेम्परेचर है ये होता है आपके पास स्टेट फंक्शन। और जो हीट है हीट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस या सिस्टम। ये सिस्टम में जितनी भी हीट है, जितना भी जो क्वांटिटी है, जो मैस है, ये उस पर डिपेंड करता है। इवन जो हीट है ये फिजिकल स्टेट्स पे भी डिपेंड करती है। हीट किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट्स पे भी डिपेंड करती है। हीट अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर और हीट का क्या डिफरेंस है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, तमाम काइनेटिक एनर्जीज का जो एवरेज है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। और अगर हम काइनेटिक एनर्जीज का समेशन लें तो वो है हीट। और जो हीट है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, जबकि टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है। और हीट जो है ये क्वांटिटी ऑफ आ सिस्टम पे भी डिपेंड करती है और फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है। तो जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम की हीट निकालने लगते हैं तो हमने उसके साथ उनकी फिजिकल स्टेट्स को लाजमी मेंशन करना होता है। किसे मेंशन करना होता है? फिजिकल स्टेट्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, क्योंकि जो हीट है वो डिपेंड करेगी, एंथैल्पी जो है वो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है। इसलिए जब भी हमने रिएक्शन करवाना हो तो हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रॉपर हम बताते हैं कि इतने रिएक्टेंट्स लेंगे तो वहां से इतने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, हमें प्रॉपर क्वांटिटी का भी पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने किस फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं? लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। ठीक है, तो इन स्टेट्स में अगर हम लोग रिएक्टेंट्स को लेंगे और इन पे डिपेंड करेगी हीट, यानी हीट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट्स पे और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब हमने पर्पस देख लिया है ग्लास कैलोरीमीटर का। ये पर्पस क्या होता है कि ये डेल्टा एच की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कि जो ग्लास कैलोरीमीटर है उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आप बनाएंगे इसके कंपोनेंट्स। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ग्लास कैलोरीमीटर के कंपोनेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे और
दूसरी साइड पे आप इसकी बना देंगे डायग्राम, कि जो जो कंपोनेंट्स है उनको इस्तेमाल करते हुए हम साथ साथ उसकी डायग्राम भी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंसुलेटेड कंटेनर। क्या होता है? इंसुलेटेड कंटेनर, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं बीकर्स। क्या चाहिए होते हैं? हमें यहाँ पर बीकर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 बीकर्स हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होता है स्टीरर। अब स्टीरर हमें क्यों चाहिए? कि जब हमने रिएक्टेंट्स को ऐड करना है और रिएक्शन में प्रोसीड करना है तो उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए, शेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टीरर, स्टीरिंग के लिए। और थर्ड कंपोनेंट इसका होता है थर्मोमीटर। क्या होता है इसका थर्ड कंपोनेंट? थर्मोमीटर। क्योंकि हमने ग्लास कैलोरीमीटर से क्या डिटरमिन करना है? हमने ग्लास कैलोरीमीटर से डिटरमिन करना है हीट ऑफ अ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। और जो एंथैल्पी है वो जो है वो हम किससे मेजर करेंगे? क्योंकि हीट है तो हम लोग यहाँ पे थर्मोमीटर लगाएंगे रिएक्शन सिस्टम में। हम रिएक्शन प्रोसीड होने से पहले टेम्परेचर नोट कर लेंगे थर्मोमीटर का, और जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो वो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा उसे हमें पता लगेगा कि हीट का चेंज कितना आया है। ठीक है, और इसमें फोर्थ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंसुलेटेड कंटेनर। अब कंटेनर को हम इंसुलेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉटन वूल। क्या इस्तेमाल करेंगे? हम कॉटन वूल इस्तेमाल करेंगे, कॉटन इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सर्दियां होती हैं तो हम रजाइयां कंबल लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम रजाई का फंक्शन देखें तो अंदर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी हीट होती है। ठीक है, अगर हम बाहर देखें तो टेम्परेचर कम होता है। अब वो जो हमने रुई इस्तेमाल की हुई है रजाई में, उस रुई का फंक्शन क्या है? कि वो अंदर वाली हीट को अंदर रखती है और बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो अब जो हमारा रिएक्शन सिस्टम है उसके टेम्परेचर को, उसकी हीट को, या आप कह लें कि उस सिस्टम को होमोजिनाइज रखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉटन वूल। जैसा कि मैंने बताया कि हमने 2 बीकर इस्तेमाल करने हैं। तो पहला बीकर हम रखेंगे लाइक दैट, कि यहाँ पे एक पहला बीकर होगा। इस बीकर में हम लोग लगा देंगे कॉटन वूल। क्या लगा देंगे? इसमें हम लोग कॉटन वूल लगा देंगे, और इस कॉटन वूल के ऊपर जो है फिर हम लोग सेकंड बीकर रखेंगे। इस कॉटन वूल के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे? फिर सेकंड बीकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड बीकर है इसमें हम लोग अपना रिएक्शन करवाएंगे, और ये जो कॉटन वूल है ये सिस्टम को होमोजेनाइज रखेगी। अंडरस्टैंड? और इसी सेकंड बीकर में ही हम लोग रखेंगे एक स्टीरर रखेंगे। क्या रखेंगे? इसमें हम लोग स्टीरर लगाएंगे। स्टीरर से हम लोग क्या करेंगे? स्टीरिंग करेंगे। रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स को मिक्सिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टीरर। और इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक थर्मोमीटर। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे। थर्मोमीटर के जरिए से हम लोग क्या नोट करेंगे? हम रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मोमीटर के जरिए से, और इसमें फिर हम लोग क्या रख देंगे? अपने रिएक्टेंट्स रख देंगे। अंडरस्टैंड? और हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक लीड, ताकि हम इसको अपने सिस्टम को या बीकर्स को, कंटेनर को हम अच्छे से कवर कर सके। तो नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें क्या होगा? हमारे पास लीड होगा। अंडरस्टैंड? अब लीड क्या होगा? लीड से भी हम लोग अपने सिस्टम को होमोजिनाइज रखेंगे, ताकि जो हीट उसमें इवॉल्व हो रही है या एंटर हो रही है वो जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, आगे समझ। अब देखें, अब ये हो गया है इसका कंस्ट्रक्शन। उसमें हमने कंपोनेंट्स कर लिए हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे ग्लास कैलोरीमीटर के। इंसुलेटेड कंटेनर होगा। हम इंसुलेट किस तरह से करेंगे? हम इंसुलेट करेंगे कॉटन वूल की मदद से। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इसमें हम 2 बीकर्स इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टीरर। स्टीरर हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? फॉर मिक्सिंग। किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे? हम अपने रिएक्टेंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्मोमीटर हम लोग किस लिए इस्तेमाल करेंगे? टू नोट द टेम्परेचर। हर कंपोनेंट का जो है वो क्या होगा? एक खास पर्पस होगा, टू नोट द टेम्परेचर चेंज। जो भी टेम्परेचर में चेंज आया है उसको नोट करने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे। और कॉटन वूल किस लिए इस्तेमाल करेंगे? कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए हम कॉटन वूल का इस्तेमाल करेंगे। लीड क्या करेंगे? टू कवर द सिस्टम। सिस्टम को कवर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? लिड इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? और बीकर्स का पर्पस क्या होगा? बीकर्स आर यूज्ड टू
कैरी आउट द रिएक्शन, इसलिए इस्तेमाल किए जाएंगे टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो ये होगी है इसकी कंस्ट्रक्शन। हमने पहले पर्पस डिस्कस किया है। पर्पस इसका क्या है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है। कंस्ट्रक्शन में हमने इसके कंपोनेंट्स देखे हैं और डायग्राम। कंपोनेंट्स में हमने कहा है कि कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स में इंसुलेटेड कंटेनर होता है या बीकर्स होते हैं। उनका क्या पर्पस होता है, टू कैरी आउट द रिएक्शन, कि इनमें हम लोग रिएक्शन को कैरी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टीरर इस्तेमाल करेंगे। स्टीरर का क्या पर्पस होगा, स्टीरर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग या फिर आप कह सकते हैं फॉर शेकिंग, ठीक है। शेकिंग के लिए हम लोग स्टीरर इस्तेमाल करेंगे। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, टू नोट द टेम्परेचर चेंज, ये टेम्परेचर में जो चेंज है उसको नोट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे थर्मोमीटर। और हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉटन वूल। कॉटन वूल किस लिए इस्तेमाल की जाएगी, फॉर इंसुलेशन, अपने सिस्टम को इंसुलेट करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए, ठीक है। और लिड हम लोग किस लिए इस्तेमाल करेंगे, टू कवर द सिस्टम, सिस्टम को कवर करने के लिए। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हमारे जो भी यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में जो पार्ट हम यूनिवर्स का स्टडी कर रहे हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम, ठीक है। एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है। आगे समझ, सिस्टम मैं यहाँ पे किसको बोल रही हूँ, उस पार्ट को, मैं यूनिवर्स के उस पार्ट को सिस्टम बोल रही हूँ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। और जो भी उसके अलावा जो भी पार्ट होगा यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा, उसे हम कहेंगे सराउंडिंग, उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्किंग क्या होती है इसकी। जो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने टॉपिक सेक्शन कह सकते हैं आप इसे, तो इस सेक्शन में हम लोग ने देखना है कि वर्किंग कैसे होती है ग्लास कैलोरीमीटर की। डायग्राम हमने कर ली है, डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, इट इज स्टीरर। स्टीरर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्पस भी हमने देखा था कंपोनेंट्स का कि वो शेकिंग या मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होगा। फिर है हमारे पास कंपोनेंट थर्मोमीटर, ठीक है। और ये जो है, ये वाला भी और ये वाला, ये दोनों हमारे पास क्या है, बीकर्स हैं। और ये ब्लू कलर में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कॉटन वूल, ठीक है। और ये ऊपर हमने क्या दिया है, इसके लिड। तो ये कंपोनेंट लेबल कर दिए हैं। अब वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या होगी। वर्किंग इसमें ये होगी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स में हम लोग इसमें बीकर में प्लेस करेंगे। रिएक्टेंट्स इन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स आर टेकन, ठीक है। यानी हमें पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है, तो वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन क्या होता है कि एक बेस होती है, बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करती है और उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करने हैं वो हमने देखने हैं कि हम कितने इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो है ये भी हम लोग 0.5 मोलर अगर लेते हैं, ये भी हमें 0.5 मोलर लेना पड़ेगा, ठीक है। या हम लोग कह लेते हैं कि हम 100 सेंटीमीटर क्यूबिक लेते हैं 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ही हम लोग लेते हैं HCl का, ठीक है, वो भी 0.5 मोलर है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स में कि हमें प्रॉपर अमाउंट्स है वो पता होनी चाहिए। स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स में हमने रिएक्टेंट्स ले लेने हैं और उसके बाद रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड इन अ बीकर, रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड इन द बीकर। रिएक्टेंट्स को हम लोग किस में प्लेस करेंगे, हम बीकर में प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमने जब इसमें सारे कंपोनेंट्स लगा दिए हैं तो जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से हम पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे हम, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नोटेड, इनिशियल टेम्परेचर। और जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उसे हम कहेंगे T1। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नोटेड, वो हम लोग कैसे नोट करेंगे, इज नोटेड बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के जरिए से हम लोग इनिशियल टेम्परेचर को नोट कर लेंगे कि कितना इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर हम लोगों ने जब लिड दे दिया है, कवर कर दिया है सिस्टम को, तो उसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो क्या होगा, व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स
अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उस टाइम या तो हीट इवॉल्व हो सकती है या हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स द हीट इज, तो हीट क्या होगी, द हीट इज आइदर इवॉल्व, या तो ये हीट खारिज हो सकती है, और एब्जॉर्ब, या ये क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। हीट अब्जॉर्ब्ड, हीट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ये दो होंगे। अब जब हीट इवॉल्व होगी, व्हेन द हीट इज इवॉल्व, द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम के जरिए से जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब अगर हम लोग इवॉल्व कहेंगे तो सिस्टम में से जब हीट निकल जाएगी तो सिस्टम कूल डाउन होगा। विल आइदर, तो ये हीट क्या करेगी, विल आइदर कूल, अगर इवॉल्व होगी तो सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा, और अगर एब्जॉर्ब होगी तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, वार्म, गर्म हो जाएगा, ठीक है। विल वार्म द सिस्टम। समझ आइए यहाँ तक वर्किंग। वर्किंग में हमने कैसे लिखना है, रिएक्टेंट्स विद स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स आर टेकन, और रिएक्टेंट्स को हम प्लेस करते हैं बीकर में, और उसका इनिशियल टेम्परेचर सिस्टम का नोट करते हैं, और द सिस्टम इज नोटेड बाय थर्मोमीटर। उसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो हीट या तो इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। अब द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल आइदर कूल और वार्म द सिस्टम। तो जो हीट इवॉल्व हो गई है या एब्जॉर्ब हो गई है वो क्या करेगी, अगर तो हीट इवॉल्व हो गई है तो सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा, तो वो हीट सिस्टम को कूल डाउन कर देगी, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो गई है सिस्टम के जरिए से तो उसको वार्म कर देगी। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें प्रोडक्ट्स की हीट कम होती है और रिएक्टेंट्स की ज्यादा होती है, और जो एंडोथर्मिक होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स की हीट कम होती है और प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की कम होती है और रिएक्टेंट्स की ज्यादा होती है, और उसके बाद जो एंडोथर्मिक होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स की कम होती है और प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है। तो यहाँ तक कर लिया है। उसके बाद जो हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहां से फिर वो फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T2 इज नोटेड। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा जब रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग इसका फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे ये समझ। अब यहां तक हो गई है इसकी वर्किंग कि हमने स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स में यहाँ पे रिएक्टेंट्स लेने हैं। रिएक्शन मिक्सचर का हमने टेम्परेचर T1 नोट कर लेना है रिएक्शन से पहले, और उसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हीट या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, और जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सिस्टम को या तो कूल डाउन कर सकती है या फिर सिस्टम को वार्म कर सकती है, ठीक है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम हमने इसका फाइनल टेम्परेचर T2 जो है इसे हमने नोट कर लेना है। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हमने लास्ट पे जो है वो इसकी कैलकुलेशन देखनी है। तो लास्ट हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, कैलकुलेशंस का। तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कैलकुलेशन के लिए हम कहेंगे कि जो पहले हम चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये हम मेजर करेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अंडरस्टैंड। उसके बाद mass of the reactant, masses of the reactants, उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे m के साथ। और जब ये हीट निकलनी है तो अब यहाँ पे अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो साल्ट और वाटर बनना है। अब जो पानी होता है इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो पत्थरों से 6 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। पत्थरों से 6 गुना ज्यादा होती है, और ये होती है 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है। यानी अगर हम लोग 1 ग्राम पानी लेते हैं और उसका टेम्परेचर हम लोग 1 केल्विन तक इंक्रीज करते हैं तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, 4.2 जूल जो है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसकी पत्थरों से 6 गुना होती है हीट कैपेसिटी, और इसकी हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी इसकी हीट कैपेसिटी है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी जो रिएक्शन मिक्सचर में वाटर बनेगा वो टेम्परेचर जो इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो वाटर ने एब्जॉर्ब करना है। वो किसने करना है? वाटर ने। तो फिर वाटर में जो हम लोग थर्मामीटर रखा होगा वो वाटर भी होगा, थर्मामीटर भी होगा। तो पानी की हीट कैपेसिटी से हम लोग मालूम करेंगे कि कितना टेम्परेचर जो है वो इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, समझ आ गई है? तो अब यहाँ पे उसके बाद क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C के साथ। ठीक है, अब हम लोगों ने टोटल हीट निकालनी है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप डेल्टा H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन, Q मींस हीट ऑफ रिएक्शन। आप इसको स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? masses ऑफ द रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से हम लोग क्या मालूम करेंगे? इस इक्वेशन की मदद से हम लोग मालूम कर सकते हैं हीट ऑफ अ रिएक्शन। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हमने मैथ क्यों लिया है? क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि जो हीट होती है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस पे। इसलिए जब भी हमने हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना है हमने साथ मैसेज भी देखने हैं कि हमने कितना मैस रिएक्शन मिक्सचर का लिया है। ठीक है, अंडरस्टैंड? जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में अगर हमने 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ही HCl लिया है, यानी हमने 200 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो वॉल्यूम लिया है और ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम के ही बराबर हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर के। ठीक है, तो 200 ग्राम इसका मैस आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की होती है आपके पास। अगर हम लोग यहाँ पे इसको एज एग्जांपल भी देख लें तो मैस यहाँ पे हो जाएगा 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट हमने वाटर की देख लिया 4.2 होती है और चेंज इन टेम्परेचर फॉर एग्जांपल के जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है वो? 25 डिग्री सेल्सियस। और जो फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास वो है 28 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जांपल आप लोगों की बुक पे भी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो था 25 और फाइनल है 28.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां से जब हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे तो वो आपके पास कितना आएगा? 3.5 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? अब जो 3.5 डिग्री सेल्सियस है लिक्विड, और अगर हम लोग गैसेस की बात करें ना तो उसमें जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है वही हम लोग केल्विन में लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 3.5 केल्विन। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 3.5। इन सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो Q आएगी उसकी वैल्यू होती है, ब्लैक से लिखते हैं, तो जो यहाँ पे हीट ऑफ अ रिएक्शन है उसकी वैल्यू है 2940 जूल। अब ये जूल में है तो इसको हम लोग अगर किलो जूल में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.94 किलो जूल। अंडरस्टैंड? अब ये तो हो गई है हमारे पास हीट ऑफ अ रिएक्शन। अगर हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है तो हम देखेंगे कि कितने मोल्स होंगे। हम मोल्स को डिवाइड कर देंगे हीट के साथ तो वहां से हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अब आपने ध्यान से देखना है कि मैंने स्टार्ट में क्या लिया है। हमने यहाँ तक समझ आ गई है ना आपको कि हमने कैसे मेजर करनी है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। मैसेज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम और चेंज इन टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारे पास हीट ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने 200 सेंटीमीटर क्यूबिक को 200 ग्राम क्यों लिया है और हमने मोल्स कैसे फाइंड करने हैं। जैसा कि अगर हम वाटर की डेंसिटी देखें, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यानी कि पर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा तो 1 ग्राम होगा वाटर। अंडरस्टैंड? उसका मैथ 1 ग्राम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग लेते हैं 1 ग्राम, अगर हम मैथ देखें और यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे अगर मैथ 1 ग्राम है कितने वॉल्यूम होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। और हमारे पास टोटल कितना बन रहा है? 200 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 200 ग्राम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं? मैथ जो है रिएक्शन मिक्सचर का टोटल मैथ हम 200 ग्राम ले लेते हैं। अंडरस्टैंड? ये समझ आ गई है कि हमने 200 सेंटीमीटर क्यूबिक को 200 ग्राम क्यों लिया है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि हमारे पास मोल्स कितने होंगे। ठीक है, अब देखें 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये होता है मोलर।
मोलर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है, या 1000 डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूबिक या 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब 0.5 मोल्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक लेते हैं NaOH का सोल्यूशन, तो उसमें NaOH के मोल्स कितने होंगे, 0.5 मोल्स होंगे। कितने होंगे उसमें, 0.5 मोल्स। इसी तरह अगर आप लोग लेते हैं 0.5 मोलर HCl, तो इसका भी मतलब क्या है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितने होंगे, 0.5 मोल्स होंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन हमने 1000 नहीं लिया, हमने कितना लिया है, 100। तो अगर हम लोग 100 में बात करेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें कितने मोल्स होंगे। अब 1000 को 100 करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर भी अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 मोल्स, ठीक है। अब इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके भी क्या होंगे, जो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके भी क्या होंगे, 0.05 मोल। तो अब ये जो सोल्यूशन के मोल्स होंगे 0.05 मोल, हम ये जो हीट की वैल्यू आई है इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे मोल्स के साथ, तो यहाँ पे ये है 2.94 किलो जूल डिवाइडेड बाय मोल्स कितने हैं, 0.05। इसके साथ जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहां से आ जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये होती है ऑलमोस्ट -58.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आगे समझ, जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है वो हम लेते हैं किलो जूल पर मोल में। किसमें लेते हैं हम लोग, किलो जूल पर मोल में। अब यहाँ पे किलो जूल तो आ गया है, पर मोल करने के लिए हमें मोल्स के साथ डिवाइड करना पड़ना था, ठीक है। तो टोटल हमने कितने मोल्स लिए हैं। तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेते हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 58.8 किलो जूल या 57.4 किलो जूल ही होती है। अंडरस्टैंड? अब इसमें देखें फाइनल टेम्परेचर जो था वो था 28.5 और इनिशियल है 25। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आगे समझ। और दूसरी बात ये इसमें हम लोग कहेंगे कि क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है तो हम इसके